चलिए क्लास स्टार्ट करें। ठीक है, तो देखिएगा थर्मोडायनामिक्स के जेई मेंस के 2024 और 2025 के प्रीवियस क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे और अभी तक जो है 15 क्वेश्चंस हमने देख लिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो कि दिया गया है कि ये गैस इज केप्ट इन ए कंटेनर हैविंग वॉल्स विच आर थर्मली नॉन कंडक्टिंग। ठीक है ना, एक गैस है जिसको कंटेनर में रखा गया है, ठीक है ना, जिसकी जो वॉल्स है वो हमारी थर्मली नॉन कंडक्टिंग है। ठीक है ना, यानी कि एक तरीके से क्या हो गया, एडियाबेटिक प्रोसेस, जहां पर सिस्टम और सराउंडिंग जो है आपस में हीट को एक्सचेंज नहीं कर सकते। ये स्टेटमेंट क्लियर हो गया है ना, यानी कि ये पूरा कहने का मतलब है कि एडियाबेटिक प्रोसेस होगा। इनिशियली द गैस हैज ए वॉल्यूम ऑफ 800 सेंटीमीटर क्यूब एंड टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, तो इनिशियली ठीक है ना, जो हमारे पास में गैस है उसके पास में वॉल्यूम कितना है, 800 सेंटीमीटर क्यूब का। कितने टेम्परेचर पर, 27 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर। द चेंज इन टेम्परेचर व्हेन द गैस इज एडियाबेटिकली कंप्रेस्ड टू 200 सेंटीमीटर क्यूब इज। तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, सॉरी चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा जब इस गैस को हम लोग एडियाबेटिकली कंप्रेस करेंगे 200 सेंटीमीटर क्यूब तक। यहां पर गामा की वैल्यू 1.5 लेना है। गामा इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि गामा क्या है हमारा, सीपी अपॉन में सीवी है। एडियाबेटिक प्रोसेस है, ठीक है। क्या क्या दे रखा है हमें, वॉल्यूम और टेम्परेचर को लेके बात हो रही है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में एक रिलेशनशिप होती है, क्या होती है वो, बिल्कुल, वेरी गुड। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हमारे पास में जो रिलेशनशिप होती है वॉल्यूम और टेम्परेचर के लिए, दिस इज वॉल्यूम की पावर गामा -1 इंटू टेम्परेचर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो वी कैन से कि V1 गामा -1 इंटू T1 विल बी इक्वल टू V2 इंटू गामा -1 इंटू T2। तो यहाँ पर देखिएगा T2 अपॉन T1 की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, V1 अपॉन में V2 की पावर गामा -1। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं इनकी। फाइनल वॉल्यूम क्या है, सॉरी इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास में क्या है, 800 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। इसको हम लोग चाहें तो 8 इंटू 10 की पावर -4 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। या फिर हमारे पास में सेम यूनिट है तो हम लोग इसको नॉर्मली ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि ये हो गया हमारे पास में 800 डिवाइडेड बाई 200 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, कि पावर गामा -1 यानी कि 1.5 -1 हो गया। और यहाँ पर ये जो 800 है वो 200 से 4 टाइम्स चला गया, तो यानी कि ये बन गया हमारे पास में 4 की पावर 1.5 -1 यानी कि 0.5, दैट इज इक्वल टू 1/2। और 4 का अंडर रूट यानी कि क्या हो गया, 2 हो गया। तो इसीलिए T2 अपॉन T1 हमारे पास में 2 हो गया। देयरफॉर वी कैन से द फाइनल टेम्परेचर विल बी इक्वल टू 2T1। लेकिन हमें क्या चाहिए, चेंज इन टेम्परेचर चाहिए, दैट इज वी कैन से कि डेल्टा T इज इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर इज इक्वल टू, फाइनल टेम्परेचर क्या है हमारे पास में 2T1 माइनस इनिशियल टेम्परेचर T1, यानी कि क्या आ गया हमारे पास में T1, है ना। और T1 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 27 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर सारी यूनिट्स हमें केल्विन में दे रखी है, तो सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 27 प्लस 273 जो कि कितना आ जाएगा, 300 केल्विन आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी विच इज 300 केल्विन, राइट। डन। वही नोट डाउन। एकदम अच्छे से एक एक चीज को, कंसेप्ट को समझते हुए चलिएगा।
कहीं कोई डाउट आ रही है तो पूछिएगा। कर लिए नोट डाउन? चलिएगा अगले सवाल पे आएंगे फिर हम लोग। सवाल में कहा जा रहा है कि इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही होगा वो हमें यहाँ पर बताना है। पहला क्या कहा जा रहा है कि द मोलर हीट कैपेसिटी इज इनफाइनाइट। मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है? सी, ठीक है ना, यानी कि डेल्टा क्यू अपॉन में एन डेल्टा टी होता है, जैसे हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है ना। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जगह मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोल दो। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर, ठीक है, तो हमारे पास में एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए डेल्टा क्यू क्या होता है? 0। तो यहाँ पर हमारे पास में मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो क्या स्टेटमेंट सही है? गलत है। ठीक है, फिर क्या बोला जा रहा है कि वर्क डन बाय द गैस इक्वल्स द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, कि यहाँ पर जो वर्क डन है एडियाबेटिक प्रोसेस में वो इंटरनल एनर्जी के इंक्रीज के बराबर होता है। ठीक है, इसको चेक करने के लिए हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे आ जाएंगे। क्या होता है? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, और डेल्टा क्यू एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या होता है? 0। देयरफॉर वी कैन से कि डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू, है ना, यानी कि जो वर्क डन होगा इट विल बी डन ऑन द एक्सपांस ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी कि अगर इंटरनल एनर्जी घटेगी तो वर्क डन बढ़ेगा, राइट। और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि वर्क डन बाय द गैस इक्वल्स द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, नहीं, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी होगा। समझ में आई बात? तो ये भी आपका गलत स्टेटमेंट हो गया। सी का क्या आ रहा है? द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस डिक्रीजेज एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस डिक्रीजेज बोल रहा है जब हमारे पास में टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन होता है? इंटरनल एनर्जी क्या होता है? एन सी वी टी, है ना। नंबर ऑफ मोल्स, सी वी क्या होता है? F/2 R इंटू टेम्परेचर टी। तो अगर हमारे पास में टेम्परेचर बढ़ता है तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस डिक्रीजेज एज द टेम्परेचर इंक्रीज, यानी कि ये भी हमारा गलत स्टेटमेंट हो गया। और आखिर में क्या कहा जा रहा है कि द मोलर हीट कैपेसिटी इज 0। बिल्कुल यही हमारा आंसर आया था यहाँ पर पहले। तो यानी कि सही आंसर क्या हो गया है? ऑप्शन डी, दैट इज द मोलर हीट कैपेसिटी इज 0 इन केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। ये ए और डी के हिसाब से आप इनके ऊपर देख रह सकते थे क्योंकि एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। चलिए लिखा ये पूर्ण। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला सवाल कह रहा है कि एन आइडियल गैस गोज फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। एक आइडियल गैस इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट की तरफ जा रही है। ड्यूरिंग द प्रोसेस द प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीजेज लीनियरली विथ टेम्परेचर। तो इस प्रोसेस के दौरान पर, ठीक है, जो प्रेशर है गैस का वो लीनियरली इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर के साथ में। तो यहाँ पर प्रेशर लीनियरली इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर के साथ में, यानी कि क्या कह सकते हैं, ये हमारे पास में वॉल्यूम कांस्टेंट है ना। आइडियल गैस के लिए जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के साथ लीनियरली इंक्रीज होता है, यानी कि ये क्या प्रोसेस हो गया? हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया। समझ में आई इतनी बात? राइट। तो ऐसे जैसे जैसे स्टेटमेंट पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे चीजों को कंक्लूड करते जाइएगा ताकि हम लोग धीरे धीरे कौन से प्रोसेस पे हमको आना है उसमें दिमाग अपना लगा सके। तो आगे कहा जा रहा है कि द वर्क डन बाय गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस इज 0। तो इस प्रोसेस के दौरान पर वर्क डन हमारा क्या होगा? 0 होगा। आइसोकोरिक प्रोसेस है, यानी कि वॉल्यूम का चेंज नहीं होगा। और वर्क डन क्या होता है? प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। जब वॉल्यूम का चेंज ही 0 है तो वर्क डन क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, बिकॉज वी नो यहाँ पर क्या दिया है? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि कह सकते हैं कि वॉल्यूम हमारा क्या है? वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन, ठीक है, जो कि क्या होता है? P डेल्टा V, ये क्या हो जाएगा? 0, राइट। चलिए
यानी कि ये स्टेटमेंट हमारा सही हुआ कि गलत हुआ? सही हो गया हमारा ये स्टेटमेंट, ठीक है ना। अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या दिया गया है? द हीट एडेड टू गैस इज डिफरेंट फ्रॉम चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पर जो हीट ऐड करी जा रही है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर नहीं होगी, ठीक है ना। ये कहा जा रहा है डिफरेंट, यानी कि उसके समान, इक्वल नहीं होगी, राइट। तो यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से सोचेंगे इसको हम लोग। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि हीट सप्लाइड इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द गैस। तो वर्क डन हमारे पास में कितना है यहाँ पर? 0 है। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि जितनी अमाउंट की हीट सप्लाई करी जा रही है उसका क्या किस में इस्तेमाल हो रहा है? इंटरनल एनर्जी का चेंज करने में इस्तेमाल हो रहा है। सो द हीट एडेड टू गैस इज डिफरेंट फ्रॉम चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो ये हमारा क्या हुआ, सही के गलत? गलत स्टेटमेंट हो गया। सी स्टेटमेंट क्या कहा जा रहा है? द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इंक्रीज्ड। तो ये तो आइसोकोरिक प्रोसेस है, यानी कि ये भी हमारा गलत स्टेटमेंट हो गया। डी कह रहा है कि द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज इंक्रीज्ड। तो हमारे पास में गैस का जो इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? हीट सप्लाई कर रहे हैं तो इंटरनल एनर्जी हमारी इंक्रीज होगी, हीट एक्सट्रैक्ट थोड़ी कर रहे हैं। फिर ई स्टेटमेंट कह रहा है कि द प्रोसेस इज आइसोकोरिक, इट इज कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो ये जो हमारा प्रोसेस है वो आइसोकोरिक प्रोसेस है जहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट रह रहा है। तो ये सही है कि गलत स्टेटमेंट है? यानी कि ए, डी और ई ये 3 स्टेटमेंट हमारे सही है और बी और सी दोनों गलत स्टेटमेंट है। तो इसी के अकॉर्डिंगली आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। दैट इज ओनली ए, डी, ई आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। समझ में आई बात? नोट डाउन कर लें इसे। लिखा इतना? चलिएगा अगले सवाल पे आते हैं। फिर सवाल में कहा गया है कि यूजिंग द गिवन पीवी डायग्राम द वर्क डन बाय एन आइडियल गैस अलोंग द पाथ ए बी सी डी इज। तो यहाँ पर इस पीवी डायग्राम यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ देखते हुए हमें बताना है कि आइडियल गैस के द्वारा, ठीक है ना, ए बी सी डी प्रोसेस के दौरान पे कितना वर्क होगा? ए बी, ये सी और ये डी, इस तरीके से। तो जब हमारा स्टेट इस तरीके से चेंज हो रहा है तो गैस के द्वारा कितना वर्क डन होगा? वर्क डन क्या होता है इन केस ऑफ पीवी, ठीक है ना। और ग्राफ में अगर देखें तो एरिया अंडर द पीवी कर्व होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिएगा ए से लेके बी के नीचे का एरिया हमारा ये हो गया, ठीक है ना। इसका एरिया निकाल लो, वर्क डन आ गया ए से लेके बी तक का। बी से लेके सी तक कोई वर्क डन होगा क्या? वॉल्यूम चेंज हो रहा है क्या? नहीं है ना। तो वर्क डन क्या मिलेगा? इसके नीचे का एरिया कितना आएगा? 0। तो वर्क डन भी 0 हो गया, ठीक है ना। अब सी से लेके डी तक इसके नीचे का एरिया कौन सा हो गया? ये वाला हो गया। इस केस में हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव वर्क, इस केस में वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो वर्क डन क्या हो गया? नेगेटिव, ठीक है। यानी कि ये बड़े वाले स्क्वायर से ये छोटा वाला स्क्वायर हटा दो, हमारा जो एरिया आएगा वही हमारा क्या आ जाएगा? वर्क डन आ जाएगा। समझ में आई बात, है ना। तो यहाँ पर या फिर इस तरह से इसको कंप्लीट कर लेते आप लोग, तो ये जो हमारा एरिया आता वही हमारा वर्क डन आता, सॉरी, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास में वर्क डन क्या हो जाएगा। वी कैन से कि वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर कर्व, राइट। सो इट विल बी, ये हो गया पी नॉट वी नॉट, है ना, यहाँ से लेके ये यहाँ तक के लिए वॉल्यूम का चेंज वी नॉट है, प्रेशर का चेंज हमारे पास में, ठीक है ना, ये प्रेशर कांस्टेंट है पी नॉट है। फिर यहाँ पर तो वर्क डन 0 होगा, यहाँ के लिए क्या हो जाएगा? प्रेशर हमारा 2 पी नॉट और वॉल्यूम का चेंज कितना है हमारा? 2 वी नॉट। लेकिन वर्क डन हमारा नेगेटिव रहेगा क्योंकि वॉल्यूम का चेंज क्या है? नेगेटिव है। तो ये बन जाएगा हमारे पास में पी नॉट वी नॉट माइनस ऑफ 4 पी नॉट वी नॉट। तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 3 पी नॉट वी नॉट। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी विच इज माइनस ऑफ 3 पी नॉट वी नॉट।
तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव में भी है और नेगेटिव में भी है, लेकिन हमको क्या किसको चूज करना है, नेगेटिव वाले को। हो गया नोट डाउन ये, चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ हीट एक्सचेंज बाय सिस्टम फॉर द गिवन साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी एज शोन इन फिगर इज। तो यहाँ पर ठीक है ना, ये जो हमारा ए बी सी ए प्रोसेस है, ठीक है ना, ये जो साइक्लिक प्रोसेस है, इस दौरान पर हीट एक्सचेंज कितनी होगी ये हमें बताना है, राइट। तो अब देखिएगा, ये साइक्लिक प्रोसेस है, राइट, और साइक्लिक प्रोसेस में हमें पता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी होती है, 0, क्योंकि वापस उसी स्टेट पे रिटर्न हो रहा है। और इंटरनल एनर्जी क्या है, हमारी स्टेट फंक्शन है, यानी कि इसको इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब है, तो इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना हुआ, 0 हुआ। तो जो हीट सप्लाई हो रही है उससे पूरा पूरा हमारा वर्क डन हो रहा है, और वर्क डन हमारे पास में, ठीक है ना, साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या होता है, एरिया एनक्लोज इन दी साइकिल। और अगर ये साइकिल इस तरीके से, ठीक है ना, क्लॉकवाइज सेंस में हो तो वर्क डन पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हो तो वर्क डन क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। समझ में आई ये बात, ठीक है। तो देखते हैं फिर यहाँ पर, तो हमारे पास में ये वाला ऊपर वाला, ठीक है ना, एलिप्टिकल जो सेक्शन दिख रहा है उसका एरिया निकालना होगा। और पूरे एलिप्स के लिए एरिया क्या होता है, ठीक है ना, इट इज गिवन बाई पाई r1 इंटू r2, ठीक है ना, और उसका हम आधा कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, पाई r1 इंटू r2 डिवाइडेड बाई 2। सो हियर वी कैन से, ठीक है ना, तो ये कोई सर्कल की तरह आपको देखना नहीं है, ठीक है ना, इसको एलिप्स ही कंसिडर करना है, हाँ, राइट। तो वी कैन से कि इट विल बी योर एरिया अंडर ABC कर्व। तो ये हो जाएगा हमारे पास में पाई r1 इंटू r2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं पाई बाई 2 इंटू r1 की बात कर लेते हैं हम लोग। तो देखिएगा, राइट, तो यहाँ से C से लेके A तक, ठीक है ना, ये इसका डायमीटर हो गया, कितना हो गया हमारे पास में, 200 और 400 के बीच का गैप 200। इसका भी आधा कर लो तो ये क्या हो गया हमारे पास में, 200 डिवाइडेड बाई 2 इंटू, ये हमारा सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर क्यूब में करेंगे तो क्या हो गया, 10⁻⁻⁶ इंटू, अब यहाँ से लेके B से लेके ये D तक देखिएगा, 200 400 गैप कितना हुआ हमारा, 200 का, और ये किलो पास्कल्स में है, तो यानी कि सबसे पहले ये 200 डिवाइडेड बाई 2 और किलो पास्कल यानी कि 10⁻³ हो गया। समझ में ये बात, ये 202 से 100 टाइम चला गया हमारा, सेम यहाँ पर भी ये 202 से 100 टाइम चला गया, तो ये बन जाएगा हमारे पास में 5 पाई जूल्स, इस तरीके से, ठीक है। समझ में आई बात, ठीक है। ये देखो यहाँ से ये 6 है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ से ये 10⁻⁻² बचेगा, ये 10⁻³ यानी कि आपका 10⁻1 यानी कि 10 बचा, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 5 5 जूल्स हो गए। तो सही आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन ए, दैट इज 5 जूल्स। हो गया नोट डाउन। चलिए फिर अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल में कहा जा रहा है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, ठीक है ना, वन लेबल एज असर्शन एंड द अदर लेबल्ड एज रीजन आर। तो हमको असर्शन और रीजन बेस्ड ये सवाल है। असर्शन कह रहा है कि विथ द इंक्रीज इन द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस द वॉल्यूम फॉल्स ऑफ मोर रैपिडली इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस इन कंपैरिजन टू एडियाबेटिक प्रोसेस। तो असर्शन में बोला जा रहा है कि जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ठीक है ना, विद द इंक्रीज इन द सॉरी, अगर हम लोग प्रेशर इंक्रीज करते हैं आइडियल गैस के लिए,
तो हमारा जो वॉल्यूम का जो फॉल होता है ये आइसोथर्मल प्रोसेस में ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू योर एडियाबेटिक प्रोसेस, राइट। रीजन कहा जा रहा है कि इन आइसोथर्मल प्रोसेस PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाइल इन एडियाबेटिक प्रोसेस PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हियर गामा इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स, P इज द प्रेशर एंड V इज द वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस। कि हमारा जो आइसोथर्मल प्रोसेस है उसमें प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और वहीं एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन क्या है, PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है ना, गामा हमें पता है, P आपका प्रेशर है, V आपका वॉल्यूम है। तो क्या ये इंडिविजुअली दोनों स्टेटमेंट सही है, और क्या इसको रीजन को जो सही एक्सप्लेनेशन मिल रहा है असर्शन का? तो इसके लिए आप यहाँ पर ये प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए ग्राफ देख सकते हो जब हमारा वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा हो। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हमें पता है इसके लिए स्लोप ज्यादा होती है ना। तो ये कुछ इस तरह से हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस और ये इस तरह से हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस चलेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर सेम प्रेशर को लेके बात करें, ये देखो, ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग ये हमारा हो गया वॉल्यूम ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, ये हो गया आइसोथर्मल, है ना। ये ऊपर वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एडियाबेटिक प्रोसेस को, और ये नीचे वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस को। तो यहाँ पर ठीक है ना, यही बात यहाँ पर बोली जा रही है कि अगर हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, राइट, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हमको जो है वॉल्यूम का फॉल ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिएगा, अगर हम लोग यहाँ से लेके ये यहाँ तक आते हैं, प्रेशर को अगर हम लोग डिक्रीज करते हैं, राइट, विद इंक्रीज इन प्रेशर, ठीक है ना, प्रेशर को अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं, जैसे ये यहाँ से लेके अगर हम लोग यहाँ तक ये प्रेशर हमने इंक्रीज किया, ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम है वो हमारा ज्यादा फॉल कर रहा है इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, इसको आप यूं देख लो, हाँ, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर अगर हम लोग ये यहाँ से यहाँ जाए, सेम अमाउंट का अगर आपका प्रेशर का चेंज देखो, कि अगर हम लोग यहाँ पर प्रेशर जो है वो इतने अमाउंट का बढ़ाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ठीक है ना, जो वॉल्यूम का जो फॉल आएगा, ठीक है ना, वो हमारे पास में आइसोथर्मल केस में हमारे पास में ज़्यादा आएगा, और एडियाबेटिक प्रोसेस में जो है वो देखो आपका कम आएगा। समझ में आ रही बात? देखो, जैसे यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर वॉल्यूम का प्रेशर अगर हम लोग ये करते हैं, ठीक है ना, मान लो आपका प्रेशर इतना रखा, तो इसमें आपका वॉल्यूम का चेंज आपका इतना आएगा, ठीक है ना। और इसी के केस में अगर हम लोग यहाँ पर ये देखो, ये प्रेशर हमने इतना रखा, तो वॉल्यूम जो देखो इसमें और ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा चेंज, है ना। तो यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं तो हमको इसका वॉल्यूम का जो फॉल है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा इन कंपेरिजन टू योर एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर एडियाबेटिक जो प्रोसेस है इसका स्लोप हमारे पास में ज़्यादा है। तो अगर हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस का ज़्यादा है और आइसोथर्मल के केस में हमारा स्लोप जो है वो कम है, तो इसीलिए अगर हमने यहाँ पर सेम अमाउंट का प्रेशर का चेंज किया, ठीक है ना, इंक्रीज किया, तो हमारे पास में एडियाबेटिक प्रोसेस के केस में वॉल्यूम का जो चेंज है वो कम देखने को मिलेगा, वॉल्यूम का जो डिक्रीज है वो कम देखने को मिलेगा, और आइसोथर्मल प्रोसेस में हमको ज्यादा देखने को मिलेगा।
ठीक है ना। और क्योंकि ये जो हमारा रिलेशनशिप है वो किसके ऊपर में बेस्ड है कि आइसोथर्मल के प्रोसेस के केस में ये क्या है, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और एडियाबेटिक प्रोसेस के में क्या है, पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और उसी के बेसिस पर ये हमारा ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, तो यानी कि असर्शन और रीजन दोनों ही हमारे सही है, और रीजन जो है इसका सही एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। राइट, तो यहाँ पर ये मेंशन भी कर लीजिएगा कि फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, और वहीं अगर हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करें, दैट इज फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू हमारा कांस्टेंट है, यानी कि असर्शन और रीजन दोनों ही सही है, लेकिन रीजन जो है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन भी है। हो गया ये नोट डाउन। चलिएगा अगले सवाल पे आएंगे। फिर सवाल में कहा जा रहा है कि ए सैंपल ऑफ 1 मोल गैस एट टेम्परेचर T इज एडियाबेटिकली एक्सपांडेड टू डबल इट्स वॉल्यूम। एक सैंपल है हमारा 1 मोल गैस का T टेम्परेचर पर, और इसको एडियाबेटिकली एक्सपांड किया है ताकि इसका वॉल्यूम क्या हो जाए, डबल हो जाए। इफ एडियाबेटिक कांस्टेंट फॉर द गैस इज गामा इज इक्वल टू 3/2, देन द वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस इज। तो अगर हमारे पास में है ना यहाँ पर एडियाबेटिक कांस्टेंट यानी कि गामा की वैल्यू हमारी 3/2 हो गैस के लिए, तो इस प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा। ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस का लिए वर्क डन पता है ना क्या होता है, इज इक्वल टू क्या होता है, P1V1 माइनस P2V2 अपॉन में गामा -1, या फिर NR T1 माइनस T2 अपॉन में गामा -1, इसे भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमको वॉल्यूम की बात कर रखी है ना। तो अगर वॉल्यूम हमें दिया हुआ है तो यहाँ से हम लोग ये टेम्परेचर का चेंज यहाँ से निकाल सकते हैं, है ना, टेम्परेचर की आपस में रिलेशन निकाल सकते हैं, ताकि हम लोग इस फॉर्मूले से इसको अप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिएगा वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन होती है हमारे पास में, कि वॉल्यूम की पावर गामा -1 इंटू टेम्परेचर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है एडियाबेटिक प्रोसेस में। तो वी कैन से कि V1 गामा -1 इंटू टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू V2 गामा -1 इंटू टेम्परेचर T2। इससे हम लोग यहाँ से फाइनल टेम्परेचर निकाल लेंगे। T2 क्या हो जाएगा हमारे पास में, T1 इंटू V1 अपॉन में V2 की पावर, ठीक है, यहाँ पर ये 3/2 है गामा की वैल्यू, -1 हो गया। T1 हमारा यहाँ पर T दे रखा है, राइट, और ये V1 है, और ये क्या हो गया हमारे पास में, V2 हमारे पास में 2V1 है, इसकी पावर हमारी 1/2। तो यहाँ से ये V1 से V1 चला गया, और ये क्या बन गया हमारे पास में, सिंपली T अपॉन में √2, ये हमारा फाइनल टेम्परेचर हो गया। तो अब एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हमें वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन हमें पता है, इट इज गिवन बाय NR T1 माइनस T2 अपॉन में गामा -1। तो n, ठीक है ना, यहाँ पर कितना दिया गया है, 1 मोल दिया गया है, तो ये 1 हो गया, इंटू R इनिशियल टेम्परेचर इज T, फाइनल टेम्परेचर क्या है, T/√2 होल डिवाइडेड विद गामा -1, यानी कि आ गया 3/2 -1 इज इक्वल टू ये R, यहाँ से टेम्परेचर T कॉमन निकाल लो, इंटू 1 माइनस 1 बाई ये √2 हो गया, होल डिवाइडेड विद 3/2 -1, यानी कि क्या आ गया, 1/2। समझ में आया इतना।
इज इक्वल टू, राइट, ये हमारा 2 ऊपर आ जाएगा तो ये बन गया 2RT इंटू 1 माइनस 1 अपॉन में √2 इज इक्वल टू, यहां पर क्या करो, ये 2 को आप अंदर में मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा RT इंटू, ये हमारा 2 हो गया और ये 2 अपॉन में √2 यानी कि क्या आ गया ये √2, और इसको जो है हम लोग हमारे ऑप्शन डी में देख सकते हैं तो यही इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिख लिया ये, समझ में आया ये? चलिए अगले सवाल पे आएंगे फिर। देखिएगा सवाल में दिया गया है कि द हीट एब्जॉर्ब बाय ए सिस्टम इन गोइंग थ्रू द गिवन साइक्लिक प्रोसेसेस, तो इस साइक्लिक प्रोसेस के दौरान पर हीट एब्जॉर्ब्ड कितनी होगी। साइक्लिक प्रोसेस है, इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या हो गया, 0 हो गया, तो हीट एब्जॉर्ब उतना ही होगा जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, और वर्क डन साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा, जो इस साइकिल का एरिया होगा, है ना, जो इस क्लोज लूप का हमारा एरिया होगा वही हमारा वर्क डन और वही हमारा हीट सप्लाइड के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है हमारे पास में, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू, सॉरी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, और साइक्लिक प्रोसेस है तो डेल्टा यू क्या है हमारा 0 है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब क्या होगी, अमाउंट ऑफ वर्क डन के बराबर, और वर्क डन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ दिस पीवी कर्व, एरिया ऑफ पीवी कर्व या फिर एरिया ऑफ दिस क्लोज्ड साइकिल। तो यहाँ पर ठीक है ना, इसको एलिप्स की तरह देखेंगे तो एलिप्स का एरिया क्या होता है हमारे पास में, पाई इंटू R1 इंटू R2, राइट, और पाई की वैल्यू आप 22/7 ले लो, ठीक है, 3.14 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। R1 क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये देखो 340 और 60 के बीच का गैप कितना हो गया, 340 माइनस 60 कर दो, कितना आ गया 220, 280 आएगा ना, 280 आएगा, 280 डिवाइडेड बाई 2 करो, रेडियस आ जाएगी, कितना आ जाएगा 140, तो यानी कि ये आ गया हमारे पास में 140, और ये क्यूबिक सेंटीमीटर है तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -6। सेम इसी तरीके से यहाँ पर 340 और 60 के बीच का गैप 280 का हो गया, 280 डिवाइडेड बाई 2 करोगे और ये किलो पास्कल में तो क्या हो गया हमारे पास में 140 इंटू 10 की पावर 3 हो गया। ये देखिएगा ये डायरेक्टली से डिवाइड हो जाएगा, है ना, कितना आ गया ये 20, और इसको अब हम लोग फाइनली सॉल्व कर पाएंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 61.6 जूल्स आफ्टर द कैलकुलेशन, जो हमको हमारा ऑप्शन डी में मिल रहा है। हो गया नोट डाउन? देख लिया? चलिए आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल में दिया गया है कि द गिवन फिगर रिप्रेजेंट्स टू आइसोबैरिक प्रोसेस फॉर द सेम मास ऑफ एन आइडियल गैस देन, तो यहाँ पर जो हमारे पास में गिवन फिगर है ये हमारा दो आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए रिप्रेजेंटेशन है जहां पर मास सेम है आइडियल गैस का। तो हमें यहाँ पर इनके प्रेशर के बीच में रिलेशन बताना है कि कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है, या फिर एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ पर ठीक है ना, देखिएगा वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का आपका रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, अलग अलग प्रेशर के लिए या फिर जब आपका प्रेशर कांस्टेंट है। तो यहाँ पर
हम लोग कह सकते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है हमारे पास में, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। तो यहां पर वॉल्यूम और ये टेम्परेचर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर क्या हो जाएगा हमारे पास में, एन आर बाई पी हो जाएगा। अब वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर यहाँ पर इसका स्लोप हो जाएगा एक तरीके से, तो हम लोग कह सकते हैं एन आर तो हमारा कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है कि जो स्लोप है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी प्रेशर, राइट, या फिर स्लोप जो है वो 1 अपॉन प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो स्लोप किसके लिए ज्यादा है, ये P2 वाले के लिए या फिर P1 के लिए, ठीक है ना, ये जो कर्व कौन सी दिख रही है, P1 के लिए। अरे एंगल छोटा हो गया ना इसके लिए, ठीक है, तो ये θ1 है, ये θ2 है, ठीक है ना, यानी कि स्लोप जो 2 है वो ज्यादा है, यानी कि हम लोग यहां से क्या कह सकते हैं, ठीक है, दैट इज 1 अपॉन में P2 इज ग्रेटर देन 1 अपॉन में P1। समझ में ही बात, स्लोप ये ज्यादा है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन पी के, है ना, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि 1 अपॉन में P2 इज ग्रेटर देन 1 अपॉन में P1, स्लोप 2 इज ग्रेटर देन स्लोप 1, और स्लोप को कैसे लिख सकते हैं हम लोग 1 अपॉन पी से। तो यहां से क्या मिल जाएगा हमें, हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, P1 विल बी ग्रेटर देन P2, और यही रिलेशन हमको किस में मिल रही है, डी ऑप्शन में, तो यही हमारा इसके लिए करेक्ट आंसर बन जाएगा। हो गया नोट डाउन, चलिए अगले सवाल पे आते हैं, ठीक है ना, देखिए बड़ा अच्छा सवाल है ये, और ये एडवांस लेवल का सवाल है ये, देखिएगा सवाल समझिएगा, मतलब ये काफी अच्छा सवाल है, अच्छे से समझिएगा इस चीज को, ठीक है। सवाल देखिएगा क्या दिया गया है कि ए पिस्टन ऑफ मास m इज हंग फ्रॉम ए मासलेस स्प्रिंग whose restoring force law goes as F is equals to minus k x cube where k is the spring constant of appropriate dimension। तो यहाँ पर एक पिस्टन है ये वाला, ठीक है ना, इसका मास कितना है, m बोला जा रहा है, इसको जो है यहाँ पर एक स्प्रिंग के थ्रू, है ना, हैंग किया गया है, और स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, k है, और इसके अंदर में जो फोर्स लग रहा है, नॉर्मल स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, माइनस के एक्स स्क्वायर, लेकिन ये किस हिसाब से वेरी कर रहा है, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स क्यूब के हिसाब से वेरी हो रहा है, ये ध्यान में रखिएगा। द पिस्टन सेपरेट्स द वर्टिकल चेंबर इनटू 2 पार्ट्स where the bottom part is filled with n moles of an ideal gas। तो ये जो पिस्टन है इस सिलेंडर को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और नीचे वाला जो पोर्शन है इसमें हमारे पास में आइडियल गैस के n मोल्स है, क्लियर, समझ में ये बात। फिर कहा जा रहा है कि एन एक्सटर्नल वर्क इज डन ऑन द गैस आइसोथर्मली दैट इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ ए हीटिंग फिलामेंट with negligible volume mounted in a lower part of the chamber so that the piston goes up from a height of L0 to L1। The total energy delivered by the filament is assume spring to be in its natural length before heating। कुछ सवाल समझ में आया, यानी कि अब हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको नीचे से हीट सप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो गैस है वो एक्सपांड होगी, इसके वजह से यहाँ पर वर्क डन होगा, ठीक है ना। और ये जो पिस्टन है ये इनिशियली L0 पोजीशन से कहां तक पहुंच गया, हमारा L1 तक हमारे पास में पहुंच गया, राइट। तो यहाँ पर टोटल जो एनर्जी डिलीवर होगी, ठीक है ना, फिलामेंट के थ्रू, ठीक है ना, हीटिंग के दौरान पर, राइट, वो कितनी होगी वो हमें यहाँ पर बताना है। और ये सारा प्रोसेस कैसा है, आइसोथर्मल,
यानी कि सेम टेम्परेचर पर ये हमारा पूरा काम हो रहा है। कुछ बात समझ में आई? अब यहां पर ये ध्यान दीजिएगा कि टोटल अमाउंट जो ये आपका वर्क डन होगा, हीट आपकी जो सप्लाई होगी, यहां से हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो इसके वजह से क्या होगा, ठीक है ना, एक तो यहां पर, ठीक है ना, ये गैस के द्वारा आपका वर्क डन होगा, दूसरा आपका पोटेंशियल एनर्जी या फिर इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा, किसमें किसमें, ठीक है ना, एक तो यहाँ पर ये जो मास है वो ऊपर जाएगा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आएगा, और दूसरा स्प्रिंग भी हमारी कंप्रेस होगी, इसकी भी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आएगा। तो जो टोटल एनर्जी जो डिलीवर हो रही है वो कुल मिला के 3 जगहों पे यूज हो रही है। कहाँ पर? एक तो इस गैस के द्वारा वर्क डन करने में, दूसरा, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज करने में, और तीसरा स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करने में हमारा यूज हो रहा है। समझ में आ रही बात है ना? तो ये तीनों चीज आप कर लो, दोनों को, तीनों को ऐड कर लो, वही हमारे पास में टोटल एनर्जी डिलीवर्ड आ जाएगा। समझ में आई बात? तो सबसे पहले, ठीक है, हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि गैस के द्वारा इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस वर्क डन कितना होगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या होता है हमारे पास में, एन आर टी एल एन फाइनल वॉल्यूम अपॉन में इनिशियल वॉल्यूम। सो दिस विल बी एन आर टी एल एन, ठीक है ना, वॉल्यूम। अब देखिएगा पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, तो V1 हमारे पास में फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, A इंटू L1, इनिशियल क्या हो जाएगा हमारे पास में वॉल्यूम, A इंटू L0, तो A आपका कट जाएगा। समझ में आ रही बात? तो यानी कि ये क्या हो गया हमारे पास में L1 अपॉन में L0, ठीक है। ये क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो वॉल्यूम है ये हमारे पास में लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इतना क्लियर है? ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का चेंज देख लेंगे, पहले ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी और फिर आपका स्प्रिंग के लिए बात कर लेंगे। तो देखिएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये देखिएगा, ये जो मास है हमारे पास में, ये हमारे पास में L0 से कहां तक पहुंचाया गया है, इसको L1 तक पहुंचाया गया है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज क्या हो जाएगा फाइनल, यानी कि यहाँ पर कितना है mgL1 और यहाँ पर कितना है mgL0 है। चेंज क्या हो गया mgL1 माइनस mgL0, mg कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा mg इंटू L1 माइनस L0, राइट। सो दिस विल बी mg इंटू L1 माइनस L0। इतना समझ में आया? फिर बात करते हैं स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का चेंज के लिए। तो यहाँ पर फोर्स वेरिएबल है, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज यानी कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, तो वर्क डन क्या हो जाएगा F इंटू डी एक्स, और इंटीग्रेशन कर लेंगे हम लोग L0 से लेके L1 तक। F का रिलेशन क्या है हमारे पास में, के एक्स क्यूब इंटू ये डी एक्स बोल लो, ये के हमारा कांस्टेंट है, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो गया एक्स की पावर डिवाइडेड बाई 4, लिमिट हमारी L0 से लेके L1 तक चलेगी, तो ये 4 कांस्टेंट है बाहर ले लो, तो ये आ गया k बाई 4 इंटू L1 की पावर 4 माइनस L0 की पावर 4। इतना समझ में आया? तो इसीलिए यहां पर जो टोटल एनर्जी डिलीवर होगी, दैट इज वी कैन से कि टोटल एनर्जी डिलीवर्ड, total energy delivered will be given by work done by the gas plus change in gravitational potential energy plus change in spring potential energy, right? So here we can say total energy delivered या फिर supplied is equals to nRT ln, वर्क डन जो आया था हमारे पास में क्या आया था अपॉन में L1 अपॉन में L0 प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, जो कि क्या है mg L1 माइनस L0 प्लस स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, ये आया था k बाई 4 इंटू L1 की पावर 4 माइनस L0 की पावर 4। इस तरीके से समझ में आया इतना? ठीक है, थोड़ी और अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा इसकी।
हो गया नोट डाउन ये? तो फिर ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? mg/2 थोड़ी है हमारा, है ना? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, समझ में आ गया इतना? चलिएगा अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि एन आइडियल गैस एग्जिस्ट इन ए स्टेट विथ प्रेशर पी नॉट वॉल्यूम वी नॉट। एक आइडियल गैस है, ठीक है, इसका प्रेजेंट स्टेट क्या है? प्रेशर वहां पर पी नॉट है और उसका वॉल्यूम वी नॉट है। इट इज आइसोथर्मली एक्सपांडेड टू 4 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट, देन आइसोबैरिकली कंप्रेस्ड टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है ना? तो यानी कि क्या कहा जा रहा है, पहले इसको आइसोथर्मली के एक्सपांड किया है इसके इनिशियल वॉल्यूम से 4 टाइम्स, और फिर इसके बाद में इसको आइसोबैरिकली, ठीक है, आइसोबैरिकली यानी कि प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए हमने इसको कंप्रेस किया इसके ओरिजिनल वॉल्यूम तक, वापस वी नॉट तक। फाइनली द सिस्टम इज हीटेड आइसोकोरिकली। थर्ड स्टेप में क्या किया जा रहा है, हम लोग इसको हीट कर रहे हैं आइसोकोरिकली यानी कि वॉल्यूम को बिना चेंज किए, टू ब्रिंग इट टू इट्स इनिशियल स्टेट, ताकि हम लोग इसको इनिशियल स्टेट पे लेके आ सकें जहां पर इसका प्रेशर पी नॉट हो और वॉल्यूम इसका वी नॉट रहे। देन द अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज इन दिस प्रोसेस इज, तो इस प्रोसेस के दौरान पर हीट एक्सचेंज कितनी होगी वो हमें यहाँ पर बताना है। तो इसके लिए हमें एक एक प्रोसेस से गुजरते हुए चलना है। पहला प्रोसेस क्या है हमारे पास में? आइसोथर्मल प्रोसेस है ना? तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, ठीक है, देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो हमें यूज करना ही है ताकि हम लोग डेल्टा क्यू को निकाल सके, जो कि क्या होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो आइसोथर्मल प्रोसेस है तो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना रहेगा? 0 रहेगा। तो जो भी हीट सप्लाई होगी वो आपके वर्क में यूज हो जाएगी। और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या होता है हमारे पास में? nRT ln इंटू फाइनल वॉल्यूम अपॉन में इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम 4 टाइम्स कर दिया इसको इनिशियल वॉल्यूम के लिए कंपैरिजन में, तो ये हो गया हमारे पास में nRT ln 4, है ना? तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एज, ये आ गया nRT, ठीक है ना? आइडियल गैस इक्वेशन से nRT क्या होता है? पीवी के बराबर, और इनिशियल कंडीशन क्या है? पी नॉट वी नॉट। तो यानी कि nRT क्या हो गया हमारे पास में? पी नॉट इंटू वी नॉट ln की पावर 4 के बराबर। तो ये हमारा वर्क डन हो गया और इतनी अमाउंट की आपकी हीट यूज होगी। तो हमें दूसरे प्रोसेस में, ठीक है ना, क्या है? आइसोबैरिक कंप्रेशन है। तो आइसोबैरिक यानी कि प्रेशर आपका कांस्टेंट है, राइट? प्रेशर कांस्टेंट है तो इसके लिए हमारे पास में वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन क्या हो जाएगा? पी डेल्टा वी के बराबर। तो हमें यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि अब इनिशियल प्रेशर से आइसोथर्मल प्रोसेस जब कंप्लीट हुआ तो प्रेशर कितना हो गया, ठीक है? तो इसी आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर सेम है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट रहेगा। इट इज P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 के बराबर। ये क्यों कर रहे हैं कि जब आइसोथर्मल प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो उस दौरान पर हमारा फाइनल प्रेशर कितना बन जाएगा? इनिशियल कितना है? P नॉट, है ना? फाइनल वॉल्यूम कितना है हमारे पास में? 4 V नॉट। फाइनल प्रेशर कितना है उसको इसकी मदद से निकालेंगे। तो यहां पर ये हो गया P नॉट वी नॉट इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर आपका P1 ले लो, ये 4 V नॉट है, यानी कि हमारे पास में P1 क्या आ जाएगा? ठीक है ना, ये 4 यहां से डिवाइड कर दो, P नॉट बाई 4 आ गया। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए। सो वी से कि फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस
वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, ठीक है ना। अब यहाँ पर प्रेशर कितना है हमारे पास में, पी नॉट बाई 4 है। वॉल्यूम, ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि आइसोबैरिक प्रोसेस में हमने वापस इसको ओरिजिनल वॉल्यूम पे लेके आ गए, ठीक है। तो यानी कि फाइनल वॉल्यूम वी नॉट, सॉरी इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास में, सॉरी फाइनल वॉल्यूम हमारा वी नॉट, इनिशियल क्या है 4 वी नॉट। तो यानी कि यहाँ पर ये आ गया हमारे पास में -3/4 पी नॉट इंटू वी नॉट। थर्ड प्रोसेस क्या है हमारे पास में, आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस यानी कि जहां पर वॉल्यूम वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट रहे, राइट। सो वी से कि फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, तो ये ऑप्शन ऐसे कैसे दे रहे हैं? आइसोकोरिक प्रोसेस वी से कि डेल्टा वी इज इक्वल टू 0, और डेल्टा वी हमारा जब 0 है तो वर्क डन क्या हो गया, W3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये पूरा बोला जा रहा है, पूरा बोला जा रहा है कि प्रोसेस को जहां से स्टार्ट किया था वापस उसी स्टेट पे आ रहा है। तो इससे इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना हुआ, प्रोसेस को जहां से स्टार्ट किया आइसोथर्मल आइसोबोरिक आइसोकोरिक, ठीक है ना, वापस स्टेट वही आ रहा है पी नॉट इंटू वी नॉट। तो इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना होगा, 0 होगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर इंटरनल एनर्जी का चेंज नहीं निकालेंगे, सिंपली हमारा टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालेंगे। समझ में आ रही है बात। तो वर्क डन W1 निकाल लिया, W2 हमने निकाल लिया, और W3 हमारा कितना हो गया, 0 हो गया। और क्योंकि ये हमारे पास में साइक्लिक प्रोसेस है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंगली डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, और साइक्लिक प्रोसेस है तो डेल्टा U क्या हो गया, 0। साइक्लिक प्रोसेस यानी कि जिस स्टेट से स्टार्ट हुआ है वापस उसी स्टेट पे रिटर्न हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करी जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, यानी कि W1 प्लस W2 प्लस W3 के बराबर। W1 हमारे पास में कितना आया, P नॉट V नॉट ln की पावर 4, तो ये है P नॉट V नॉट ln की पावर 4। और W2 कितना आया हमारे पास में, -3/4 P नॉट V नॉट, तो ये हमारा -3/4 P नॉट V नॉट, और थर्ड वर्क डन तो हमारा 0 आ गया। और यहाँ पर देखिए ln2, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 यानी कि 2 की पावर 2, देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2। और लॉगरिदम में जो भी पावर होती है, ठीक है ना, ये क्या आ जाती है, सामने आ जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है ना, ये 2 ln2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। तो यानी कि ये क्या बन जाएगा हमारे पास में 2 P नॉट V नॉट ln2 माइनस 3/4 P नॉट इंटू V नॉट के बराबर। दोनों टर्म से हम लोग P नॉट V नॉट को कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो गया P नॉट V नॉट इंटू 2 ln2 माइनस ऑफ 3/4, यानी कि ये हो गया 0.75। और अब हमको इसी को जो है वो ऑप्शन में चेक करना है ना। इसको थोड़ा चेंज कर दो फिर। इसको, हाँ, ये 2 को हटा दो और क्या, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ln यानी कि लॉगरिथम टू द बेस ई, नेचुरल लॉगरिथम। लिख लिया ये ना। हो गया नोट डाउन।
चलेगा। अगले सवाल पे आएंगे फिर। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है, ठीक है ना। लिस्ट 1 में ठीक है ना, यहाँ पर ये कुछ प्रोसेस दिए गए हैं। लिस्ट 1 में हमारे पास में पहला क्या बोला जा रहा है कि प्रेशर वेरीज इनवर्सली विद वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस, कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। तो ये कौन सा प्रोसेस होता है हमारे पास में? PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो यानी कि यहाँ पर कौन सा प्रोसेस होगा हमारे पास में? आइसोथर्मल प्रोसेस। टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ ना आइडियल गैस इक्वेशन से, या PV इज इक्वल टू nRT, है ना। वॉल्यूम इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये टेम्परेचर क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो कौन सा प्रोसेस हो गया हमारा ये? आइसोथर्मल प्रोसेस। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर T इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, देयरफॉर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम V। तो ये किसके साथ मैच हो रहा है हमारा? थर्ड के साथ, यानी कि ये हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है। अगला केस में क्या बोला जा रहा है कि हीट एब्जॉर्ब्ड गोज पार्शियली टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी एंड पार्टली टू डू वर्क। तो जो हीट सप्लाई हो रही है, इससे कुछ अमाउंट का वर्क डन हो रहा है और कुछ अमाउंट की इंटरनल एनर्जी का चेंज हो रहा है। आइसोथर्मल प्रोसेस में तो ये हमारे पास में इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो हो गया, ठीक है ना। आइसोपोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन जीरो हो गया। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है, कुछ अमाउंट की जो हीट सप्लाई हो रही है उसका कुछ अमाउंट हमारा वर्क डन में यूज होता है और कुछ अमाउंट का इंटरनल एनर्जी का चेंज करने में यूज होता है ना। सो मेंशन करिएगा कि फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस राइट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से हम लोग कह सकते हैं कि डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, यानी कि डेल्टा U और डेल्टा W में से कोई भी जीरो नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में आइसोबैरिक प्रोसेस। अगला है हीट इज नीदर एब्जॉर्ब्ड नॉर रिलीज्ड बाय सिस्टम। सीधा सीधा हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस डेल्टा Q इज इक्वल टू जीरो के बराबर, ठीक है। तो ये हो गया इसके साथ में सही मैच। और नो वर्क इज डन ऑन और बाई ए गैस, तो कोई अमाउंट का वर्क डन नहीं होता है, यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो वॉल्यूम जो कांस्टेंट होता है वो कौन सा प्रोसेस होता है? आइसोकोरिक प्रोसेस, राइट। सो वी से इन आइसोकोरिक प्रोसेस डेल्टा V इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है विच इज गिवन बाय P डेल्टा V क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये मैच हो रहा है हमारा सेकंड के साथ। तो इसी के साथ हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 3 4 1 2, है ना। तो ये हो गया हमारा बी ऑप्शन करेक्ट। वही नोट डाउन। चलिए अगले सवाल पे आएंगे फिर। सवाल में दिया गया है कि ए पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें Cv हमारा 3R है, Cp हमारा 4R है, वेयर R इज ए गैस कांस्टेंट गोज फ्रॉम फेज स्पेस पॉइंट A, ठीक है। तो यहाँ पर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, यानी कि इसमें आपका दो से ज़्यादा हमारे पास में मॉलिक्यूल्स है, एटम से आपका। Cv और Cp की वैल्यू दे रखी है, R हमारा यहाँ पर गैस कांस्टेंट है, और ये जो है ये हमारा फेज पॉइंट ए से लेके
ठीक है ना, ये बी से होते हुए सी की तरफ ऐसे जा रहा है। तो हर एक पॉइंट के लिए हमें यहाँ पर पी ए पे प्रेशर, यहाँ का वॉल्यूम, ठीक है ना, जब ये पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहा है, फिर ये जब बी से आपका सी की तरफ जा रहा है तो बी पॉइंट पे प्रेशर हमें दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, जब आपका ये सी प्रोसेस पे जा रहा है, सी स्टेट पे जा रहा है, और सी स्टेट का प्रेशर और ये वॉल्यूम हमें दिया गया। ए टू बी इज एन एडियाबेटिक पाथ, ए से लेके बी तक कैसा प्रोसेस है हमारा, एडियाबेटिक है। बी से लेके सी तक हमारा आइसोथर्मल पाथ है, बी से लेके सी तक हमारा आइसोथर्मल है। सो द नेट हीट एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट मोल ऑफ द सिस्टम इज, तो पर यूनिट मोल यानी कि डेल्टा क्यू अपॉन में एन, ये हमारा इस प्रोसेस के लिए कितना होगा ये हमें बताना है। तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है ना, दो स्टेज में, ए से लेके बी तक और फिर आपका बी से लेके सी तक आपका यूज हो रही, तो हम लोग कह सकते हैं कि पूरे प्रोसेस के दौरान पर डेल्टा क्यू ए बी और सी के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू हमारा ए से लेके बी तक प्लस हीट एब्जॉर्ब इन बी से लेके सी प्रोसेस तक। लेकिन ए से लेके बी तक ये तो हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस है, यानी कि डेल्टा क्यू ए से लेके बी के लिए क्या होगा, 0 होगा। समझ में आ रही बात। और बी से लेके सी तक ये कैसा प्रोसेस है हमारा, आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना होता है, 0, यानी कि जो भी हीट सप्लाई हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ वर्क करने में काम हो रही है। तो हम लोग इसको कह सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू बी सी। समझ में आ रही बात। और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या होता है, एन आर टी एल एन फाइनल वॉल्यूम अपॉन में इनिशियल वॉल्यूम, बी से लेके सी तक के लिए। तो ये एन जो है, इधर ध्यान दो, ये एन आपका इधर डिवाइड करना है क्योंकि हमें टोटल हीट एब्जॉर्ब पर मोल निकालना है। तो हम लोग कह सकते हैं कि डेल्टा क्यू ए बी सी अपॉन में एन नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आर इंटू बी से लेके सी तक का टेम्परेचर कितना है हमारा, 450 केल्विन है, 450 केल्विन, ये एल एन, राइट। फाइनल वॉल्यूम यहाँ पर कितना दिया गया है हमें, 8 इंटू 10 की पावर -6, तो ये हो गया 8 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन में बी पॉइंट पर वॉल्यूम कितना था, 6 इंटू 10 की पावर -6, 6 इंटू 10 की पावर -6, इस तरीके से। तो ये बन जाएगा हमारे पास में 450 आर एल एन, ये 10 की पावर -6 और 10 की पावर -6 तो चला जाएगा, ये 2 से कटेगा 4 और ये 3 टाइम्स आ जाएगा यानी कि ये बन गया हमारे पास में ln 4/3, ठीक है ना। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 450 r ln a अपॉन b क्या होता है, ln a माइनस ln b, इसको हम लोग लिख सकते हैं ln 4 माइनस l3 हो गया। और ये हमको हमारे कौन से ऑप्शन में मिल रहा है बी में, तो ये हमारा इसके लिए करेक्ट आंसर हो गया। हो गए नोट डाउन। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। फिर क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि ए रियल गैस विद इन ए क्लोज्ड चेंबर एट 27 डिग्री सेल्सियस अंडरगोज द साइक्लिक प्रोसेस एज शोन इन फिगर। एक रियल गैस है, ठीक है ना, क्लोज चेंबर में कितने टेम्परेचर पर, 27 डिग्री सेल्सियस पर, और वो एक साइक्लिक प्रोसेस से जा रही है, जैसे कि हमें यहाँ पर डायग्राम में शो किया गया। द गैस ऑबेज पी वी की पावर 3 इज इक्वल टू आर टी इक्वेशन फॉर द पाथ ए टू बी। ए से लेके बी तक इनके बीच में प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन इस तरीके से चलता है। द नेट वर्क डन इन द कंप्लीट साइकिल इज, तो पूरे साइकिल के लिए टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा ये हमें यहाँ पर बताना है।
आर की वैल्यू हमको 8 जूल पर मोल केल्विन कंसिडर करना है। तो देखिएगा ए से लेके बी तक, ठीक है ना, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन है, तो यानी कि ये वाला जो एरिया बनेगा वही हमारा वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये बेसिकली क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी। फिर बी से लेके सी तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, यानी कि हमारा ये वाला सिंपली एरिया हो जाएगा, और सी से लेके ए तक का वर्क डन क्या होगा, 0 हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो ए से लेके बी तक के लिए वर्क डन हमें इंटीग्रेशन के अप्रोच से चलना पड़ेगा। सो हियर वी कैन से वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच की रिलेशन हमें दे रखी है, ठीक है ना, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं प्रेशर इज इक्वल टू आर टी अपॉन में वॉल्यूम की पावर 3। सो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ आर टी अपॉन में वॉल्यूम की पावर 3 इंटू डीवी हो गया, ठीक है। तो यहां पर, ठीक है ना, ये इस तरीके से आपका चल रहा है, राइट। तो यहां पर हमारे पास में क्या है, ठीक है ना, ये आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना रहा है आपका कर्व इसका। तो यानी कि हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर और ये आर भी हमारा कांस्टेंट है, इन दोनों को हमने इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया। वॉल्यूम को ऊपर लिखें तो वॉल्यूम की पावर -3 ऐसे लिख सकते हैं इंटू दिस डीवी। और वॉल्यूम जो है वो कहाँ से लेके कहाँ तक बदल रहा है, इनिशियली 2 है और फाइनली क्या है 4, तो वॉल्यूम की लिमिट लिखेंगे हम लोग 2 से लेके 4 तक, आर टी, ठीक है ना, इंटीग्रेशन है ना, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v की पावर -3 + 1 यानी कि -2, और ये जो -2 आया है वही आपका डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दो, यहाँ पर लिमिट 2 से लेके 4 तक। r की वैल्यू हमें 8 कंसिडर करना है, और इस दौरान पर टेम्परेचर हमारा क्या चल रहा है 27 डिग्री सेल्सियस, और 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करें तो क्या हो जाएगा 300 केल्विन, 27 + 2 73, यानी कि ये आ गया हमारा 300 डिवाइडेड बाय दिस, ये हमारा 2 कर लो, है ना, ये बेसिकली हमारा माइनस में है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, तो ये बन जाएगा लोअर लिमिट यानी कि 1/2 का स्क्वायर माइनस 1 में ये अपर लिमिट 4 का स्क्वायर, इस तरीके से। तो यहां से देखिएगा ये न्यूमरेटर हमारा जो बन जाएगा, ठीक है ना, वैसे यहां से हम लोग और कुछ कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना, ये 2 का स्क्वायर यानी कि 4 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो 4 हमने कॉमन ले लिया, और सबसे पहले तो इसको आप डिवाइड ही कर दो, ये हमारा 4 आ गया, 4 × 3 हमारा यानी कि कितना हो गया हमारा 1200, तो ये बन जाएगा हमारे पास में 1200 डिवाइडेड बाई, यहाँ से हमने 2 का स्क्वायर यानी कि 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये 1/1 माइनस 1/4 हो गया, और 1200 को सीधा 4 से कैंसिल आउट करो तो ये हमारा 300 हो जाएगा, तो ये बन गया हमारे पास में 300। इसका एलसीएम लेके सॉल्व करो तो 4 - 1 न्यूमरेटर में आ गया 3 डिवाइडेड बाई दिस 4, तो यहाँ पर, ठीक है ना, अब इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, ये 75 4 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसको, ठीक है, तो ये हमारे पास में 75 और 75 × 3 करिएगा तो ये बन जाएगा 225 जूल्स, इस तरीके से। तो हमारे पास में ए से लेके बी तक तो वर्क आ गया, अब हम लोग बी से लेके सी के लिए वर्क डन निकाल लेते हैं, ठीक है। ये वर्क डन हमारा पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा, ये डीसी वाला नेगेटिव रहेगा क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो P डेल्टा V इज इक्वल टू प्रेशर हमारा इस दौरान कितना है 10 है, ये 2 - 4 फाइनल हमारा 2 इनिशियल 4 है, तो यानी कि ये आ जाएगा -20 जूल्स, और आखिर में वर्क BC जो है वो तो हमारा ऑब्वियसली 0 हो जाएगा क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है। हमें यहाँ पर टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है, हाँ ठीक है ना, इसको ये C है, राइट। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन है ना, हम लोग ऐड कर देंगे, दैट इज WAB प्लस
WBC प्लस WCA। तो ये बन गया पहले वाले केस में 225, फिर ये -20 और फिर ये 0, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास में 205 जूल्स एज योर आंसर, जिसको हम लोग हमारे ऑप्शन सी में देख पा रहे हैं। हो गया नोट डाउन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस आर रिलेटेड एज पी वी की पावर 3/2 इज इक्वल टू के हमारा कांस्टेंट है। तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में आइडियल गैस के लिए जो रिलेशन है वो कुछ इस तरीके से बताया गया है। द वर्क डन व्हेन द गैस इज टेकन फ्रॉम स्टेट ए, जहां पर प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर हमारा P1 V1 और T1 हो रिस्पेक्टिवली, स्टेट बी तक लेके जाया गया है जहां पर हमारे पास में प्रेशर P1 है, P2 है, ये है ना, हाँ सॉरी, प्रेशर हमारा ये P1 प्रेशर में कोई चेंज नहीं है, वॉल्यूम V2 हो जा रहा है और टेम्परेचर हमारा T2 हो जा रहा है। तो इसके लिए हमारा वर्क डन कितना होगा, ठीक है। तो वर्क डन हमें पता है ये क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ P dV होता है, ठीक है। उसी के अप्रोच से लेते हुए इसको चलते हैं। वर्क डन इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P dV, इनिशियल वॉल्यूम V1 से लेके फाइनल वॉल्यूम V2 तक चल लूँ। अब देखिएगा ये जो रिलेशन दे रखी है हमें PV की पावर 3/2 इज इक्वल टू के, इसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ से आप P निकाल लो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो क्या आ जाएगा K अपॉन में V की पावर 3/2 इंटू दिस dV। वॉल्यूम हमारा V1 से लेके V2 तक, K यहाँ पर कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, और V को हम लोग ऊपर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, V की पावर -3/2 इस तरह से इंटू दिस dV। वॉल्यूम हमारा V1 से लेके ये V2 तक चेंज हो रहा है, इज इक्वल टू ये K, इसका इंटीग्रेशन कर लो, V की पावर -3/2 1 के साथ इसको ऐड कर लो तो कितना आ जाएगा हमारा, -3/2 + 1 कितना हो गया, -1/2, है ना। और यही जो पावर है वो यहाँ पर नीचे में डिवाइड में आ जाएगी, वॉल्यूम की लिमिट V1 से लेके V2 तक। तो यहाँ से ठीक है ना, ये ऊपर आ जाएगा, ये आ गया -2K, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप सब्सटीट्यूट कर दो आप यहाँ पर, है ना। V की पावर -1/2 यानी कि 1 अपॉन में √V ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 1 अपॉन में √V2 माइनस 1 अपॉन में √V1, ठीक है, इज इक्वल टू ये -2 के अंदर में मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया के V2 की पावर -1/2 माइनस के V1 की पावर 1/2 इस तरीके से। अब इसको ऐसे क्यों लिखा, ताकि हम लोग इस k की जो वैल्यू है वो PV की पावर 3/2 से सब्सटीट्यूट कर सके। तो ये बन जाएगा हमारा -2, ठीक है ना। ये हमारे पास में फाइनल स्टेट के लिए है, तो k यहाँ पर क्या हो जाएगा, P2 इंटू V2 की पावर 3/2 इंटू दिस V2 माइनस 1/2 माइनस ये वाला k कैसे लिख सकते हैं हम लोग, P1 V1 की पावर ये 3/2 इंटू दिस V1 की पावर -1/2 इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ये V2 की पावर 3/2 -1/2 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा ये 2/2 यानी कि 1 आ गया। तो ये क्या हो गया हमारे पास में P2 V2, सेम इसी तरह से ये क्या आ जाएगा P1 V1, है ना, समझ में आया। ये माइनस साइन अंदर में मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 2 P1 V1 माइनस P2 इंटू V2, और ये जो है हमको हमारे कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, ए में। तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।